हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया बड़े। चलिए, मोस्ट यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आज बेटे हम लोग इस वीडियो में जो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का जो फर्स्ट वीडियो था पार्ट 1, उसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें हम लोग इंटरफेस के बारे में पढ़े थे। इंटरफेस में जैसे G1, S, G2 ये सब कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। माइटोसिस जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एम फेज जो है, यानी सेल साइकिल का जो एम फेज है, एम दैट इज माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में यानी माइटोसिस के बारे में हम लोग आज यहाँ पर जानेंगे डिटेल। और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एक एक वर्ड को इसमें कवर किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप एम फेज के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहां पर सबसे पहला लाइन यही है कि एम फेज जो है, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। तो ये जो ड्रामेटिक पीरियड है, ड्रामेटिक पीरियड का क्या मीनिंग है यहाँ पर ड्रामेटिक पीरियड। देखो, एक्चुअली यहाँ पर जो है कुछ ड्रामेटिक स्टेप्स होते हैं, ड्रामा टाइप का कुछ ऐसा होता है। जैसे आप लोग ड्रामा में देखते होंगे कि जो कोई सीन होता है उसमें कुछ जो आर्टिस्ट होते हैं वो कभी अचानक गायब हो जाते हैं, जो नहीं दिखते रहते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, जो दिखते रहते हैं वो अचानक गायब हो जाते हैं। तो इस तरह का कुछ यहाँ भी होगा कि कुछ स्ट्रक्चर्स जो पहले दिख रहे थे वो अब नहीं दिखेंगे, जो नहीं दिख रहे थे वो अब दिखने लगेंगे। इसीलिए इसको ड्रामेटिक फेज कहा गया है। यहाँ एक बिल्कुल ड्रामा की तरह होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला एक सेंटेंस है, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। क्लियर हो गया स्टार्ट? अच्छा, इस पूरे जो एम फेज है, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है। देखो, इसी से रिलेटेड है ड्रामेटिक पीरियड, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, जैसे अभी बताए हैं कि कुछ सेलुलर कंपोनेंट जो पहले नहीं दिखते रहते हैं वो दिखने लगते हैं, और जो दिखते थे वो गायब हो जाते हैं, जो नहीं दिख रहे थे वो दिखने लगते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स होता है, यानी यहाँ पर जो काफी चेंजेस होते रहते हैं, रीऑर्गेनाइज्ड होता रहता है। अच्छा, इसके बाद है कि इस माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम, जो डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो पेरेंट सेल के एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। डॉटर सेल को हम लोग प्रोजेनी सेल्स भी कहते हैं, यानी प्रोजेनी सेल्स में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो एग्जैक्टली सेम होता है किसके? पेरेंटल सेल के, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली सेम होते हैं। सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं इसको। देखो, माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सोमैटिक सेल में ये होता है। जैसे आप जानते होंगे कि दो तरह के सेल बॉडी में होते हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। तो जर्म सेल जो है उसमें जो डिवीजन होता है गैमेट बनने के टाइम पर, वो मियोसिस होता है अगर डिप्लॉयड जर्म सेल है तो। और लेकिन ये जो है सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है, इसीलिए हम लोग इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। और हम पहले भी बताए थे कि माइटोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस तो रेयर डिवीजन है, बहुत लिमिटेड सेल में ही होता है, जो डिप्लॉयड जर्म सेल है उसमें यहाँ पर। अच्छा, अब इस पूरे एम फेज में यानी माइटोसिस को हम लोग दो इवेंट्स में, दो मेजर इवेंट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? पहला है कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। चूंकि यहाँ डिवीजन होगा तो पहले डिवीजन किसका होगा? न्यूक्लियस का, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। एंड द सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले कौन सा होगा? कैरियोकाइनेसिस। तो चलिए, कैरियोकाइनेसिस को ही हम लोग पहले यहां पर डिटेल पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस लास्ट में जाकर के हम पढ़ेंगे। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसको हम 4 फेज में डिवाइड करते हैं, 4 फेजेस में, ठीक है। और देखो, ये फेजेस जो आप जानते होंगे, ये 4 फेजेस का नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यही 4 फेज है और ये सीक्वेंस यही है। ये प्रोफेज से स्टार्ट होकर के टेलोफेज तक ये चलता है। और इन चारों में सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? प्रोफेज, याद रखना। और सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है एनाफेज, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वन एंड शॉर्टेस्ट वन। अब एनसीईआरटी यहां पर एक लाइन लिखता है कि ये जो 4 फेजेस में हम पूरे प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, ये हम अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं, अपने सुविधा के लिए करते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड प्रोग्रेसिव है, ठीक है। एक कंटिन्यूअस है, लगातार चलता रहता है, कहीं भी कोई बीच में कोई पॉज
गैप या कॉमा फुल स्टॉप नहीं होता, ठीक है। तो एनसीईआरटी ये लाइन लिखता है कि द होल प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है एंड प्रोग्रेसिव है, एक के बाद एक के बाद एक आता रहता है। और इसको हम अपने वी डिवाइड द होल प्रोसेस इन दीज 4 फेजेस जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए हम इसको डिवाइड किया है, ठीक है। देयर इज नो एनी डिमार्केशन लाइन, देयर इज नो एनी डिमार्केशन लाइन बिटवीन 2 फेजेस, 2 फेज के बीच में कहीं कोई लाइन खींचा नहीं रहता है, कहीं कोई डिमार्केशन नहीं है, ये लगातार ये चारों फेजेस का प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो हम अपने सुविधा के लिए इनको इन 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं कि ये सब प्रोसेस इस फेज में होगा, ये सब इस फेज में होगा, ये अपनी सुविधा के लिए हम करते हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। चलिए अब इन चारों फेजेस के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा जानते हैं डिटेल से। देखो पहला फेज है यहाँ पर प्रोफेज, ठीक है। और प्रोफेज जो है दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, और ये किसके बाद होता है? फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस व्हिच फॉलोज द S and G2 फेज। देखो ये सब एनसीईआरटी के लाइन से हमने यहाँ पर लिया है कि ये जो पहला फेज है प्रोफेज, ये किसके बाद होता है, किसके बाद होगा? S and G2। पढ़े थे हम लोग इंटरफेज में, तो इंटरफेज में क्या होता है? पहले G1 फिर S फिर G2 फिर M फेज। तो माइटोसिस जस्ट किसके बाद होगा? S and G2 फेज के बाद होगा, फाइनली G2 के बाद, लेकिन S और G2 के बाद। सो फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस व्हिच फॉलोज द S and G2 फेज, ठीक है। देखो ये जो इसका जो इनिशिएशन है, ये इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, सबसे पहला इसमें क्या होगा कि इसमें जो क्रोमेटिन्स होते हैं उसका क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब सेल इंटरफेज में होता है तो वहां पर न्यूक्लियस इंटैक्ट रहता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअली क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं होता। जब सेल इंटरफेज में होता है तो वहां पर क्रोमोसोम बिल्कुल पतले 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 थ्रेड के फॉर्म में होता है, और जब थ्रेड के फॉर्म में होता है तब उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन्स। तब उसको क्रोमोसोम हम नहीं बोलते हैं, क्रोमेटिन्स बोलते हैं। तो जो क्रोमेटिन्स है एक्चुअली क्रोमोसोम ही, लेकिन वो क्रोमेटिन्स के फॉर्म में होता है, बहुत पतले थ्रेड के फॉर्म में होता है। और वो जो पतले थ्रेड सब हैं वो आपस में एंटेंगल्ड रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। नेचुरली कि पतले पतले धागे हैं, बहुत सारे हैं, तो आपस में क्या होंगे? एंटेंगल्ड होंगे, उलझे रहते हैं। तो अब देखो, अब सबसे पहले जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है तो पहला क्या होता है कि वो जो क्रोमेटिन्स होते हैं, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उनमें कंडेंसेशन होता है। देखो इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। अब यहां से जैसे जैसे क्रोमेटिन में कंडेंसेशन होगा तो वो धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे, और अब हम उनको क्रोमोसोम्स कहेंगे। अब वो धीरे धीरे दिखने लगते हैं, ठीक है, विजिबल होने लगते हैं, और उनको हम लोग क्या कहेंगे? माइटोटिक क्रोमोसोम। अब वो माइटोसिस में धीरे धीरे जो क्रोमेटिन्स थे वो क्रोमोसोम के रूप में आने लगते हैं। अच्छा अब देखिए, क्रोमोसोमल मटेरियल्स गेट अनटेंगल्ड ड्यूरिंग कंडेंसेशन। देखो ये एनसीईआरटी का ये लाइन है, अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड का मतलब पहले थे एंटेंगल्ड, पहले उलझे हुए थे, अब जैसे जैसे वो कंडेंस्ड होते हैं तो छोटे होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे, और जो वो उलझे हुए थे वो सब सुलझने लगते हैं। सुलझने लगते हैं मतलब वो धीरे धीरे अलग अलग होने लगेंगे, उनमें उनकी आइडेंटिटी अपनी एक बनने लगेगी क्रोमोसोम की। और इसलिए यहां पर एनसीईआरटी ये लाइन है कि क्रोमोसोमल मटेरियल्स गेट अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड का मतलब कि अब वो सुलझने लगते हैं कंडेंस्ड होने के कारण ड्यूरिंग कंडेंसेशन। जैसे जैसे कंडेंसेशन होगा वो मोटे और छोटे होते जाएंगे, और आपस में जो उलझे हुए थे वो सब अलग अलग सुलझने लगते हैं। ईच क्रोमोसोम अपीयर्स डबल। और देखो चूंकि एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका था, हिस्टोन प्रोटीन भी बन चुका था, तो वहां पर जो क्रोमेटिन्स थे या क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन तो हो चुका था, डुप्लीकेशन, तो वहां पर ऑलरेडी क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन हो चुका है, और वो जो दोनों जो उसके पार्ट से जो सेंट्रोमियर से अटैच हैं, अब वो धीरे धीरे क्रोमेटिड्स के फॉर्म में आएंगे। और ये जो है ईच क्रोमोसोम अपीयर्स डबल होता है, हैव सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड विथ सेंट्रोमियर। और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सब सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं। देखिए यहाँ पर मान लो कि अगर एक ये था पहले सिंगल,
तो ये इसी के बगल में एक और क्रोमेटिन यहाँ पर ये इसके साथ अटैच हो गया, ये सेंट्रोमेयर हो गया, देख रहे हो। तो ईच क्रोमोसोम अपीयर्स डबल, अब ये डबल दिख रहा है, हैव सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसके जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर से अटैच रहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या है कि डुप्लीकेटेड सेंट्रोमेयर नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम, देखो सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम जो होता है प्लांट सेल में होगा या एनिमल में, बताओ। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में होता है या एनिमल में? एनिमल सेल में होता है। प्लांट बहुत रेयर है, लोअर प्लांट्स कुछ होते हैं उसमें ये मिलता है, बट सेंट्रोसोम जो होता है, देखो यहाँ पर ये सेंट्रोसोम जो है वो ऑलरेडी कहाँ डुप्लीकेट हो चुका है, एस फेज में। और एस फेज में जब वो डुप्लीकेट होता है तो अब यहां पर आकर के वो क्या है, वो धीरे धीरे अपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो सेंट्रोसोम है, इनमें से जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। यहां देखो, अब हम इस फिगर में दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, ये अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, डिसअपियरिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ग्रेजुअल डिसअपियरिंग होगा, और यहां देखो, यहां एडवांस स्टेज में, प्रोफेज के एडवांस स्टेज में आकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो काफी गायब हो चुका है, और प्रोफेज लास्ट होते होते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट गायब हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब डिसअपियर हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहां पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अभी तो आपको दिख रहा है, यहां देखो, यहां प्रोफेज के एडवांस में आकर के क्या है कि यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूट रहा है, ब्रेक होकर के ये डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो सेंट्रोसोम है ये ऑलरेडी डुप्लीकेटेड है, ये धीरे धीरे अपोजिट पोल पर जाएगा, और अपोजिट पोल पर आकर के देखो, ये जो इसमें से रेडिएशन हो रहा है, यानी ये जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं इसको? एस्टर। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, ये एस्टर है, एस्टर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये दोनों पोल पर एक एक एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहां, और साथ साथ यहां पर एक पॉइंट और लिखा हमने, जैसे हमने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, यानी जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब धीरे धीरे गेट कंप्लीटली डिसअपियर्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज के एंड पर आते आते ये सब गायब हो जाएंगे, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। बताओ, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसअपियर हो जाएंगे तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, जो अब क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, पहले क्रोमेटिन्स थे, अब ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आ गए, और अब ये पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक टर्म है, यहां पर जो स्पिंडल एपरेटस का, देखो इसमें मोस्टली बच्चे को काफी दिक्कत होती है कि माइटोटिक एपरेटस या स्पिंडल एपरेटस क्या होता है। एक्चुअली जब ये एस्टर बनता है ना, जब यहाँ पर जो ये एम्फी एस्ट्रल है, यानी दोनों पोल पर जो है सो एस्टर बना, अब इसी एस्टर से यहाँ से सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर का बनना शुरू हो जाता है। और ये स्पिंडल फाइबर किस चीज का बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अटैच होते जाएंगे, और ये सब धीरे धीरे ये स्पिंडल फाइबर बन गए। और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है, ये चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो रहा है, तो ये क्रोमोसोम के साथ ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच भी हो जाते हैं। कहां पर? क्रोमोसोम के किस पोजीशन पर? क्रोमोसोम के सेंटर में, मतलब में जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के साइड में, दोनों साइड में क्या होता है? काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर के साथ ये स्पिंडल फाइबर जुड़ जाते हैं। अब देखिए, अब इस पूरे स्ट्रक्चर जिसमें कौन कौन आ गया? बोथ एस्टर्स, ध्यान से देखो, बोथ एस्टर्स along with spindle fibers and chromosomes, इस पूरे स्ट्रक्चर को जो हमने बॉक्स में दिखाया है, इस पूरे स्ट्रक्चर को माइटोटिक एपरेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोटिक एपरेटस। इसी को हम स्पिंडल एपरेटस भी कहते हैं। तो यहां पर इस पूरे स्ट्रक्चर, यानी ये जो माइटोटिक जो एपरेटस है या स्पिंडल एपरेटस है, वो यहीं से प्रोफेज के लास्ट में ही बनना शुरू हो जाता है, और इस तरह से यहां से ये क्रोमोसोम वगैरह इसमें क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है।
और ये जो प्रोफेज है, ये प्रोफेज लास्ट होते होते, देखो प्रोफेज लास्ट हो गया इसका, इसकी क्या पहचान, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंप्लीट डिसअपियर हो गया और क्रोमेटिन्स धीरे धीरे थिक होकर के क्रोमोसोम बन चुके हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था आपको प्रोफेज का। ठीक है बेटे, चलिए अब हम लोग इसके आगे के जो फेजेस हैं उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटे, तो नेक्स्ट फेज जो है वो मेटाफेज है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज। देखो मेटाफेज जो है इसके बारे में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए मेटाफेज जो है ये सेकेंड फेज होता है। क्या है, मेटाफेज इज द सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। और इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी का लाइन है कि कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मार्क ऑफ एंट्री ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज आ गया, इसकी क्या पहचान है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया। और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर्ड हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन पहले ही स्टार्ट हो ही चुका है प्रोफेज से। तो देखो कंप्लीट डिसअपीयरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यही पहचान है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना, कंप्लीट डिसअपीयरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द मार्क ऑफ एंट्री ऑफ मेटाफेज। अच्छा, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन यहाँ पर मैक्सिमम होता है। क्रोमोसोम जो है ना, जैसे कंडेंसेशन तो शुरू हो चुका था कहां पर, प्रोफेज से ही, लेकिन मेटाफेज आते आते क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस्ड हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स स्प्रेड थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, बता दिए थे कि क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। और चूंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन मैक्सिमम होता है, इसीलिए क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी हम इसी फेज में करते हैं। क्वेश्चन आता है कि इन व्हिच फेज वी स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम के स्टडी के लिए सबसे सुटेबल फेज है मेटाफेज। ठीक है, और यहां पर जो है कि मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो होते हैं इनमें ईच क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, देखो यहां पर जो क्रोमोसोम है इसमें क्रोमोसोम में क्या होता है कि ईच क्रोमोसोम हैव 2 क्रोमेटिड्स। देखो यहां ये क्रोमेटिड्स हैं, ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ये दोनों क्या हैं, क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स। तो ये दोनों क्रोमेटिड्स यहाँ पर काफी डिस्टिंक्ट होते हैं और बीच में ये क्या है, सेंट्रोमेयर है। तो देखो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है, क्रोमेटिड्स 2 हैं और लेकिन क्रोमोसोम का नंबर 1 ही है, क्योंकि सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर से एक ही सेंट्रोमेयर से दोनों क्रोमेटिड्स अटैच हैं। तो देखिए यही जो है सो मेटाफेजिक क्रोमोसोम की पहचान है। तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम हैव 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड विथ सेंट्रोमेयर। देख रहे हो, सेंट्रोमेयर से अटैच है दोनों क्रोमेटिड्स। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। अब देखिए, अब ये मेटाफेज जो है, मेटाफेज में हमने 2 फिगर दिखाया है। देखो यहाँ पर क्या है, ये अर्ली मेटाफेज है, ये लेट मेटाफेज है। और स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन, ये तो प्रोफेज में ही स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ से अब स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे ग्रो करते हुए कुछ स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के काइनेटोकोर से, कहां से, जहां पर, और काइनेटोकोर जानते होंगे कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है उसके दोनों साइड से क्या होता है, छोटे छोटे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। तो एक्चुअली ये जो स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से जुड़ते हैं वो इसी काइनेटोकोर से अटैच होता है। ठीक है, तो काइनेटोकोर से अटैच हो गया। और इस तरह से अब यहां पर क्या है कि देखो, चूंकि अर्ली मेटाफेज है तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम अभी पूरे के पूरे मतलब एक साथ अरेंज नहीं हुए हैं, ये बिखरे हैं, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, और इस तरह से ये पूरे अभी बिखरे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से अटैच हो रहे हैं नियर द काइनेटोकोर या विथ काइनेटोकोर। अब देखो अब यहां पर क्या होता है, धीरे धीरे ये सारे क्रोमोसोम सब अब इक्वेटोरियल प्लेट पर या माइटोटिक जो इक्वेटर है जो इसमें यहां पर आकर के ये अरेंज हो जाते हैं। देखो यहां पर लिखा है, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर। स्पिंडल का जो इक्वेटर होता है, बीचों बीच जो लाइन होता है, यहां पर आकर के सारे क्रोमोसोम्स अलाइंड होते हैं।
सॉरी, तो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स अलाइंड हो जाएंगे, सारे के सारे क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड अलाइंड ऑन मेटाफेजिक प्लेट। देख रहे हो, ये जो यहाँ पर एक बीच में मेटाफेजिक प्लेट को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर के या मेटाफेजिक प्लेट पर आकर के ये सारे क्रोमोसोम्स यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होगा, और ये जो अरेंज होने का जो प्रोसेस है इसी को कांग्रेशन बोलते हैं। कांग्रेशन, देखो ये भी टर्म है, वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन इस टर्म को याद रखिएगा। ये जो क्रोमोसोम का जो अलाइनिंग प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड कांग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से मेटाफेज, देखो ये अर्ली मेटाफेज, इस पर फिगर डाल करके भी क्वेश्चन आता है कि अगर इस तरह का फिगर आपको देगा तो ये अर्ली मेटाफेज है। अब ये क्रोमोसोम अलाइंड कंप्लीटली नहीं हुए हैं, धीरे धीरे अलाइंड हो रहे हैं, और यहां पर कंप्लीटली अलाइंड हो गया, ठीक है। तो ये था आपको मेटाफेज का। और मेटाफेज जो है ये आपको, इसमें क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस्ड हो जाता है। क्रोमोसोम का स्टडी जो है हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्टडी हम लोग इसी फेज में करते हैं। चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है दैट इज एनाफेज। एनाफेज जो है ये देखो, वैसे सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये जो सारे क्रोमोसोम जब अलाइंड थे ना स्पिंडल फाइबर से, अब क्या होता है, अब सभी क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम है, उसका जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। दैट इज ए नेचुरल फेनोमेनन, ठीक है। तो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। देखिए हमने लिखा है लाइन कि द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड ऑन मेटाफेजिक प्लेट स्प्लिट साइमल्टेनियसली। एक साथ सारे सेंट्रोमियर क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, और स्प्लिट होकर के दोनों क्रोमेटिड्स जो उससे अभी अटैच थे, देखो अभी यहां पर ये दोनों क्रोमेटिड्स अटैच हैं, ये बीच से ये सेंट्रोमियर जो है सो ये स्प्लिट हो जाएगा और दोनों क्रोमेटिड्स अलग हो जाएगा। और चूंकि जब दोनों साइमल्टेनियसली टू फॉर्म टू डॉटर क्रोमेटिड्स, देखो अब पहले ये दोनों अटैच थे, दोनों अलग हो गए। यहां देखिए, यहां हम कुछ स्टेप्स में इसको दिखाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां ये है मेटाफेजिक क्रोमोसोम, और यहां से एनाफेज स्टार्ट हुआ। यहां से इसको दोनों जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इसके जैसे ही अलग हुआ, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, वो एक क्रोमेटिड्स इस साइड मूव होने लगा, दूसरा क्रोमेटिड्स दूसरे साइड मूव होने लगता है, ठीक है। तो दीज डॉटर क्रोमेटिड्स, अब देखो ये जो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर क्रोमेटिड्स कहो या डॉटर क्रोमोसोम्स कहो। और ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो किसके लिए हैं, फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। क्योंकि बाद में जब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेगा तो दोनों में एक एक जो है ये क्रोमोसोम चले जाएंगे। तो ये जो क्रोमेटिड्स है वो अब नॉर्मल क्रोमोसोम की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहां देखो अब इस तरह से ये जो डॉटर क्रोमेटिड्स है ग्रेजुअली वो सब पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, और धीरे 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 ये पोल की तरफ, पोल पर ये जाएंगे। लेकिन ये जो मूवमेंट का जो प्रोसेस है यही है एनाफेज। और जब इसके बाद जो लास्ट फेज आएगा टेलोफेज, टेलोफेज आते आते ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं, ये डॉटर क्रोमोसोम्स ये पोल तक पहुंच जाएंगे। और इस फेज में, यही फेज है जिसमें हम क्रोमोसोम के शेप का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, शेप का। क्रोमोसोम के शेप के स्टडी करने के लिए कौन सा बेस्ट फेज है, एनाफेज। क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी करने के लिए मेटाफेज, ठीक है। और ये जो शेप है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या है। जैसे 4 तरह के शेप बनते हैं, भी शेप, एल शेप, जे शेप, आई शेप, ठीक है। ये 4 तरह के जो शेप हैं, तो ये सब एनाफेज में, ठीक है बेटे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका जो लास्ट फेज है दैट इज टेलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। देखिए बेटे ये लास्ट फेज जो है, लास्ट फेज है टेलोफेज। और टेलोफेज में क्या होता है कि इसमें जो पोल पर जब क्रोमेटिन्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं, क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम्स जब पोल तक पहुंच जाते हैं, सिस्टर, देखिए डॉटर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमेटिड्स रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, ठीक है। ये यहाँ पर टेलोफेज आते आते ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो पोल तक आ जाएंगे, और धीरे धीरे अब इनमें जैसे जैसे पोल तक आएंगे तो इनमें डीकंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि जो क्रोमोसोम थे अब फिर से वो धीरे 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 क्रोमेटिन्स में बदल जाएंगे,
ठीक है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड एंड लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी। ये याद रखना, एनसीईआरटी का ये लाइन है कि जब ये टेलोफेज में क्रोमोसोम पोल पर आ जाते हैं तो क्रोमोसोम जो है ना अब धीरे धीरे अपनी इंडिविजुअलिटी यानी फिर से ये क्लस्टर में आ जाते हैं, फिर से ये एंटेंगल्ड हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज में क्या हुआ था कि मैंने एंटेंगल्ड से जो मैंने उसमें फिर से वो सुलझ गए थे, यहां आकर के फिर से वो एंटेंगल्ड हो जाएंगे, मतलब उलझ जाते हैं क्योंकि क्रोमेटिन्स बन जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स डीकंडेंस्ड एंड लॉस्ट देयर इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी, यानी क्रोमोसोम अपना अस्तित्व खत्म कर देता है, यानी वो क्रोमेटिन्स बन जाता है। और क्रोमोसोम्स नाउ बिकम क्रोमेटिन्स क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स, और यहाँ पर ये क्लस्टर हो जाते हैं, एक साथ गुच्छे में आ जाते हैं और उनके चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो कवर्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर टेलोफेज आते आते क्या होता है, फिर से धीरे धीरे क्या सब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो फिर से आ गया। उसके बाद आप इसमें एक पॉइंट नोट कर लो कि यहाँ आते आते क्या होता है कि न्यूक्लियोलस सेल ऑर्गेनेल्स रीअपियर्ड, फिर से रीअपियर्ड हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस भी फिर से आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बन ही गया, और ऑर्गेनेल्स जो हैं फिर से वो दिखने लगते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और फाइनली ये कैरियोकाइनेसिस हो गया, यहाँ पर 1 से 2 न्यूक्लियाई बन के सेल के अंदर तैयार हो गए। ठीक है, तो यही आपको 4 फेज था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कैरियोकाइनेसिस का। अब देखो, अब इसके बाद जो है सो नेक्स्ट जो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब बताए थे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जब साइटोकाइनेसिस होता है, एक्चुअली देखो साइटोकाइनेसिस कब स्टार्ट होता है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा किस फेज में, नियर द एंड ऑफ एनाफेज। देखो ऐसा नहीं है कि जब 2 न्यूक्लियाई बन गए तब साइटोकाइनेसिस होगा, नहीं, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एनाफेज के लास्ट में ही। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम्स पोल तक लगभग पहुंच जाते हैं तो बीच का मैदान खाली हो जाता है, यहीं से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है। इन एनिमल सेल, अब यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के मेथड अलग अलग हैं, जानते होंगे। एनिमल सेल में सेल फरो मेथड से और प्लांट में सेल प्लेट मेथड से होता है। और ये जो एनिमल सेल है इसमें सेल फरो मतलब गड्ढा, और ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें फरो बनता है, फरो मतलब गड्ढा होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि यह बीच में एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है, जो मेम्ब्रेन के टच में है और वो धीरे धीरे सिकुड़ता है। जैसे जैसे सिकुड़ेगा तो यहाँ पर ये जो है ना, इसी को हम लोग सेल फरो बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये सेल फरो गड्ढा बनने लगा, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होने लगा तो सेल फरो बनने लगा, और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग श्रिंक करता जाएगा ये फरो डीप होता जाएगा। और देखो यहाँ सेल फरो मैक्सिमम डीप हो गया और फाइनली ये दोनों सेल अलग हो गए, यानी साइटोप्लाज्म का कंप्लीट डिवीजन हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल फरो का जो ग्रोथ होता है वो सेंट्रीपेटल होता है, बाहर से अंदर की तरफ फरो का ग्रोथ होता है। लेकिन अगर यही प्लांट सेल में है तो वहां सेल प्लेट मेथड से होता है, क्योंकि प्लांट के चारों ओर से तो रिजिड सेल वॉल होता है, तो वहां पर तो कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, तो यहाँ पर बीच में सेल प्लेट बनता है। और सेल प्लेट जो है दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला। और ये जो सेल प्लेट है, वैसे तो आपको एनसीईआरटी में इसमें बस इतना ही है कि यह जो है सो प्रिकर्सर है किसका, मिडिल लैमेला का। तो ये बीच में मिडिल लैमेला बना और उसके बाद से धीरे धीरे दोनों साइड से सेल्यूलोजिक मॉलिक्यूल्स का डिपोजिशन होता जाएगा, और इस साइड के वॉल और इस साइड के वॉल दोनों फॉर्म हो जाएंगे और दोनों सेल अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखो ये जो सेल प्लेट बनता है ना, सेल प्लेट ये बीच में स्टार्ट होता है सेंटर में, और जैसे जैसे जो इसमें ग्रोथ होता है इसका, ये पेरीफेरी की तरफ होता है। ठीक है, तो सेल प्लेट का जो ग्रोथ है वो सेंट्रीफ्यूगल है, याद रखना, और सेल फरो का जो ग्रोथ है वो सेंट्रीपेटल होता है। तो इस तरह से ये साइटोकाइनेसिस है जो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों के प्रोसेस बिल्कुल अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं।
ठीक है। और लास्ट में हम लोग जान लेते हैं कि ये जो माइटोसिस पढ़े हैं, माइटोसिस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है उसमें पहला है कि यह हमारे बॉडी के, चूंकि बॉडी मतलब जो बना है वो एक सेल से ही बना है, सिंगल सेल से, तो एक सेल से अगर करोड़ों सेल बने हैं माइटोसिस से, और हम जानते हैं कि माइटोसिस में जो एक से जो दो डॉटर सेल बनते हैं उसमें जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, क्योंकि दोनों डॉटर सेल में डीएनए का सेम कंटेंट पास हो रहा है, इसीलिए बॉडी के हर सेल में जेनेटिक सिमिलरिटी को मेंटेन करता है। अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई सेल को निकाल लो तो जो जीन एक सेल में है वही जीन सारे सेल में है। तो बॉडी के हर सेल में जेनेटिक सिमिलरिटी को मेंटेन करने में इसका रोल है। दूसरा है मेंटेन सेल शेप। देखो सेल शेप को कैसे मेंटेन करता है, क्योंकि सेल का क्या होता है कि जब सेल धीरे धीरे बढ़ा तो जैसे जब नया सेल बना तो नया सेल बनेगा तो उसमें ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद क्या होगा वो फिर से डिवाइड करेगा। तो ग्रोथ जब सेल का होता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक बैलेंस जैसे ही डिस्टर्ब होगा तुरंत सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और आजकल इसका लेटेस्ट ये मेथड है कि उसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करने के लिए डिवीजन होता है। तो इसीलिए सेल के शेप को, यानी जैसे ही शेप बढ़ते 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 एक लिमिट को पार किया तुरंत डिवीजन हो जाएगा, फिर से वह सेल छोटा हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है कि बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, यानी कि बॉडी का अगर ग्रोथ हो रहा है तो नए नए सेल बन रहे हैं माइटोसिस से, उसमें हेल्प करता है। रीजनरेशन एंड हीलिंग ऑफ वुंड, यानी बॉडी से कोई पार्ट अगर रीजनरेट हो रहा है या कहीं अगर वुंड फॉर्मेशन हो गया, घाव हो गया, कट गया, चोट लग गया, तो वहां पर जो नए नए सेल्स या टिश्यू बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे, ठीक है। और एक है कि गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मतलब देखो माइटोसिस, आप एक बात जान लो कि माइटोसिस जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि माइटोसिस मोस्ट कॉमनली हैप्लॉइड सेल में होगा या डिप्लॉइड सेल में होगा, तो माइटोसिस मोस्ट कॉमनली डिप्लॉइड सेल में होता है, क्योंकि एनिमल का जो बॉडी है वो मोस्टली डिप्लॉइड ही है। तो एनिमल के बॉडी के हर सेल में माइटोसिस होता है एक्सेप्ट द जर्म सेल, तो वहां पर डिप्लॉइड, मोस्टली डिप्लॉइड सेल में ही माइटोसिस होता है। हाँ प्लांट के कुछ प्लांट्स हैं जिनमें हैप्लॉइड बॉडी होता है, वहां पर हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होता है। लेकिन अब यहां पर जो है सो गैमेट फॉर्मेशन, नॉर्मली जो डिप्लॉइड बॉडी जहां पर है वहां पर गैमेट फॉर्मेशन तो मियोसिस से होगा, लेकिन अगर हैप्लॉइड बॉडी है तो वहां गैमेट फॉर्मेशन माइटोसिस से होता है। जैसे मोस्टली एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसमें जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेट फॉर्मिंग बॉडी, वो हैप्लॉइड होता है और उसी से गैमेट बनता है। तो माइटोसिस से गैमेट भी बनता है इन हैप्लॉइड बॉडी। जैसे कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे ड्रोन्स ऑफ हनी बी, उसका बॉडी हैप्लॉइड होता है। तो बताओ कि अगर मेल गैमेट ड्रोन्स का बन रहा है तो वो तो माइटोसिस से ही बनेगा, उसका बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब इसका सिग्निफिकेंस है। तो आज हम लोगों ने माइटोसिस के बारे में कंप्लीट पढ़ा और आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और यदि ये सब आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ताकि ये वीडियो आपको रेगुलर जो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है बेटे। तो आज इतना ही, ओके, गुड नाइट बेटे, गुड नाइट, थैंक यू।